हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी वाला। यूपीएससी वाला में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर शशांक रॉय। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेके आए हैं और ये कहानी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वीटो पावर के यूज, मिसयूज और अब्यूज की कहानी। वंस अगेन सी जिनपिंग, इनफैक्ट चाइना ने इंडिया के बहुत बड़े अटेम्प्ट को फिर से डीरेल कर दिया है और ये वीटो पावर के अब्यूज की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि मामला क्या है। नाउ आप देख रहे होंगे यहाँ आपके पिक्चर में मौलाना मसूद अजहर और उनके साथ चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग दिखाई दे रहे हैं। ये कहानी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की और इस कहानी में हुआ क्या है, और ये हमारे इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस हैं, रुचिरा कंबोज। आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सेशन में, जिसका थीम था थ्रेट्स टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कॉज्ड बाय टेररिस्ट एक्ट, ये कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली सबमिट हुआ। इस सेशन का नाम जैसा बताता है, थ्रेट्स टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कॉज्ड बाय टेररिस्ट एक्ट। इस पूरे के पूरे सेशन के बाद से सेक्रेटरी जनरल वाज सपोज टू गिव अ मीडिया ब्रीफिंग, और इस पूरे सेशन के बाद से सेक्रेटरी जनरल ने अपनी मीडिया ब्रीफिंग दी, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड के टेररिस्ट के बारे में बात किया, इस्लामिक स्टेट के बारे में बात किया और दाइश के बारे में बात किया। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान से रिलेटेड किसी भी टेररिस्ट आउटफिट का नाम तक नहीं लिया, और तो और किसी टेररिस्ट का नाम नहीं लिया और टेररिस्ट आउटफिट का नाम नहीं लिया। ये सीधा सा इंडिकेशन ये था कि इंडिया के द्वारा किए गए इतने हार्ड वर्क को इन्होंने डीरेल कर दिया, और इन सब के पीछे किसका हाथ था? यू नो इट, चाइना ने फिर से अपने वीटो पावर का अब्यूज किया और इंडिया के सारे अटेम्प्ट को डीरेल कर दिया। इस बार इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इसके पहले भी यूएस और फ्रांस के साथ मिलकर मौलाना मसूद अजहर और इनके और भी बहुत से सहयोगी हैं जो जैश ए मोहम्मद के डिप्टी कमांडर्स हैं, उनको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराने की कोशिश की। बट चाइना ने वंस अगेन फिर से टेक्निकल ग्लिच का, टेक्निकल होल्ड का यूज करते हुए, हवाला देते हुए इस पूरे प्रोसेस को डीरेल कर दिया। चलिए आगे बढ़ते इस पूरे के पूरे सेशन में। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई चाइना इज प्लेइंग अ डबल स्टैंडर्ड? क्या हम एथिक्स का यूज कर सकते हैं? क्या एथिक्स की कोई जगह है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में? क्या नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी का सिंपल यही मतलब होता है दैट यू ऑलवेज थिंक अबाउट योरसेल्फ? सो यू नो, इस डबल स्टैंडर्ड की बात, क्या चाइना एक डबल स्टैंडर्ड प्ले कर रहा है? यस, टाइम एंड अगेन चाइना ने वीटो पावर का यूज अपने पर्पस के लिए किया, पाकिस्तान को बचाने के लिए किया, एंड दिस इज नॉट द वन एंड ओनली एग्जाम्पल। इसके बाद अगर हम पास्ट में देखेंगे तो पहले चाइना ने रिपीटेडली ब्लॉक किया इंडिया के सारे एफर्ट्स को, जब इंडिया ने मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराने की कोशिश की। इसके बाद से जून 2022 में China placed a hold on joint proposal by India and the US to list Deputy Chief of the Lashkar-e-Toiba Abdul Rahman Makki on the sanctions list. इस बार इंडिया पूरे प्रेपरेशन में था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने फुल सपोर्ट किया था और ग्लोबल सैंक्शंस लिस्ट में अब्दुल रहमान मक्की, जो कि जैश ए मोहम्मद का डिप्टी कमांडर है, इनको सैंक्शंस लिस्ट में शामिल कराने की कोशिश की। बट टेक्निकल होल्ड का यूज करते हुए फिर से चाइना ने इसको डीरेल कर दिया। इसके बाद अगर देखें, ये मौलाना मसूद अजहर की इमेज है। उसके अलावा आप अगर देखेंगे तो पूरी हिस्ट्री है, व्हाई डिड चाइना रिलेंट? इंडिया लेवरेज यूएस, यूके एंड फ्रांस। जब मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराने की कोशिश की गई थी, उस समय इंडिया ने यूएसए, यूके और फ्रांस की पूरी मदद ली थी, और इन तीनों कंट्री, जो कि तीनों ही परमानेंट मेंबर्स हैं, इन तीनों के सपोर्ट के बावजूद भी चाइना ने अपने वीटो पावर का यूज किया और एक टेक्निकल होल्ड का इस्तेमाल किया। आगे चल के हम बताएंगे कि टेक्निकल होल्ड का मतलब क्या है। यह है हमारे अब्दुल रहीम मक्की, जो जैश ए मोहम्मद के डिप्टी कमांडर हैं, जिनको सैंक्शन लिस्ट में लाने की कोशिश की गई, बट वी फेल्ड मिजरेबली बिकॉज ऑफ चाइना। अगेन, रिसेंटली चाइना हैज प्लेस्ड द टेक्निकल होल्ड ऑन द प्रपोजल to list Abdul Rauf Azhar, deputy chief of the terrorist group Jaish-e-Mohammed, and younger brother of Maulana Masood Azhar under UN Security Council 1267 Sanction Committee. इसको याद रखिएगा, ये यूपीएससी में पूछा जा सकता है। 1267 Sanctions Committee के अंतर्गत कोशिश की गई कि अब्दुल रऊफ अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाए, सैंक्शन इंपोज किए जाएं, लेकिन ये प्रोसेस भी चाइना ने डीरेल कर दिया। बाय द वे, हु इज अब्दुल रऊफ अजहर? ये मौलाना मसूद अजहर का भाई है और इनका बहुत बड़ा रोल रहा अब्दुल रऊफ अजहर का। ये हमारा जो इंडिया का प्लेन हाईजैक हुआ, एयर इंडिया का प्लेन हाईजैक हुआ, जिसको कांधार में खड़ा किया गया, ये इन सब के पीछे इस
अब्दुल रऊफ अजहर की कहानी है। इसके अलावा इनका बहुत बड़ा हाथ है इंडिया में बहुत से टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम देने में। चाइना अगेन होल्ड सैंक्शन ऑन रऊफ अजहर। नाउ रऊफ अजहर मास्टरमाइंड बिहाइंड हाईजैकिंग ऑफ इंडियन एयरलाइन फ्लाइट IC814 इन 1919। और भी देखेंगे, ये पूरी लिस्ट है। सिंस 2019 चाइना ने इंडिया के बहुत से अटेम्प्ट को यूएनएससी लिस्टिंग के प्रपोजल को हर बार डिरेल किया है। यहां पे है 2019 में मौलाना मसूद अजहर को जब सैंक्शन करने की कोशिश की गई, इंटरनेशनल ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की कोशिश की, चाइना ब्लॉक्ड इट। अगेन इंडिया मूव्स द सेकंड प्रपोजल विद सपोर्ट ऑफ परमानेंट यूएनएससी मेंबर्स यूएस, यूके और फ्रांस। पठानकोट अटैक के बाद से फिर से चाइना ने इसको ब्लॉक कर दिया 2016 में। 2019 में पुलवामा टेरर अटैक के बाद से फिर से जब इंडिया ने घोषित करने की कोशिश की कि अजहर को एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाए, चाइना अगेन ब्लॉक्ड इट। द सेम 2017 the same countries move a third proposal, China blocked it again 10 years after. जून में चाइना places technical hold on US India proposal to designate Makki as a terrorist. Abdul Rahman Makki, lieutenant commander, deputy chief of Jaish-e-Mohammed. Then Abdul Rauf Azhar के टाइम में भी चाइना ने ऐसा ही किया. So this is not for the first time. Being a permanent member of the United Nations Security Council, और ideally he should be responsible, लेकिन चाइना ने हमेशा इंटरनेशनल रूल्स को फ्लाउट किया है, चाहे वो गालवान वैली के बारे में बात करें, चाहे वो ताइवान के अगेंस्ट में अग्रेशन की बात करें, या साउथ चाइना सी के इलीगल ऑक्यूपेशन की बात करें। ये बड़े शर्म की बात है कि एक परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक करने में सबसे आगे है। आगे चलते हैं। China has violating international law and norms frequently with impunity. 2016 में फिलीपींस ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में एक पिटीशन फाइल किया। यह पिटीशन किस मामले में था? यह पिटीशन था चाइना के इलीगल ऑक्यूपेशन के बारे में। आप सबको पता होगा साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। साउथ चाइना सी, इस एरिया को अगर आप देखेंगे, इस एरिया में चाइना ने आर्टिफिशियल मरीन और नेवी बेस बनाए हैं। हाउएवर इसी साउथ चाइना सी के बाउंड्री पे, रिम पे बहुत सी कंट्रीज लोकेटेड हैं। इन सारी कंट्रीज का दावा है उस पूरे रिसोर्स के ऊपर, और इसी को लेके जब फिलीपींस ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में अपना एक पिटीशन फाइल किया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने चाइना के क्लेम को सिरे से खारिज कर दिया और ये बोला कि चाइना का ये कंप्लीट अथॉरिटी नहीं है, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द वर्ल्ड, और साउथ चाइना सी इज नॉट द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ चाइना। इस बात को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के इस डिसीजन को मानने के बजाय चाइना ने क्या किया, आप सोचिए। चाइना ने फिलीपींस और वियतनाम के ऊपर साइबर अटैक्स लॉन्च करने शुरू किए और इस पूरे के पूरे डिसीजन को, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के डिसीजन को मानने से इनकार कर दिया। और आप जानते हैं साउथ चाइना सी का मामला। एक बार जरा डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी को देखेंगे। ये पूरा का पूरा एरिया ये साउथ चाइना सी में है, जिसमें परासल और स्प्रैटले आइलैंड के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगर देखा जाए इस पूरे के पूरे एरिया में चाइना के अलावा फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई एंड वियतनाम, इन सारी कंट्रीज ने जो है वो अपना क्लेम किया, और जिसमें से फिलीपींस ने अपना पिटीशन फाइल किया, अपना कंप्लेन लॉन्च किया एट परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। बट चाइना ने इन सारे मामले को मानने से इनकार कर दिया, और ये साउथ चाइना सी में इलीगली ऑक्यूपेशन चल रहा है चाइना का। ताइवान के अगेंस्ट में आपने अग्रेशन देखा है, नॉर्थ कोरिया का कोवर्ट सपोर्ट भी आपने देखा है। उसके अलावा हांगकांग में जो हुआ वो भी आपके सामने है, गालवान में, डोकलाम में और नाउ तवांग में जो हो रहा है वो भी आपके सामने है। नाउ दिस इज द एरिया जो साउथ चाइना सी को रेफर करता है। आगे चलते हैं। पीसीए इन द हेग नेदरलैंड्स ने जुलाई 12, 2016 को फिलीपींस के पिटीशन के अगेंस्ट में, फिलीपींस के पिटीशन को फाइल करने के बाद से चाइना के अगेंस्ट में डिसीजन दिया, जिसको चाइना ने मानने से इनकार कर दिया और इस पूरे ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के बजाय एक ऑफेंसिव लॉन्च किया, साइबर अटैक्स लॉन्च करवाए गए फिलीपींस और वियतनाम की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। नाउ हाउ चाइना ब्लॉक्स यूएनएससी प्रपोजल। चाइना का स्ट्रैटेजी क्या है? चाइना किस तरीके से यूएस के किसी भी यूएनएससी के किसी भी प्रपोजल को ब्लॉक करता है, डीरेल करता है, इसको जरा समझते हैं। Now, in all above the cases, China utilized its position in the UNSC to place proposal on technical hold.
टेक्निकल होल्ड का मतलब क्या है? जब भी हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं और जब भी वहां पे कोई प्रस्ताव लाया जाता है, उस समय एक वर्ड है टेक्निकल होल्ड। टेक्निकल होल्ड का मतलब यह है कि नाउ आई गॉट दिस प्रपोजल कि एक मसूद अजहर को हमें एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करना है। टेक्निकल होल्ड का मतलब यह है कि मैं एज अ कंट्री, इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग चाइना, मैं ये बोलूंगा कि मुझे टाइम चाहिए इस पूरे के पूरे मैटर को समझने के लिए। टेक्निकल होल्ड का सीधा सा मतलब यह है दैट यू नीड सम मोर टाइम टू अंडरस्टैंड द मैटर इंटायरली कंप्लीटली एंड देन यू विल गिव योर डिसीजन। टेक्निकल होल्ड जब आप करते हैं तो उसका मतलब यह है कि पूरे प्रोसेस को पॉज कर दिया जाता है और उस पर आप 6 महीने का टाइम ले सकते हैं। होल्ड रिमेन्स फॉर 6 मंथ्स, और 6 मंथ्स के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि चाइना आर यू रेडी, क्या आपने अपना ओपिनियन फॉर्म कर लिया है, आर यू गोइंग टू सपोर्ट दिस रेजोल्यूशन, आप 3 महीने का और एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो टोटल 9 मंथ का एक्सटेंशन आपने ले लिया टेक्निकल होल्ड के तौर पे। उसके बाद से अगर आप चाहें तो 9 मंथ्स को प्रोसेस को डिले करने के बाद से यू कैन गो फॉर अ ब्लॉक। तो व्हाट यू डिड, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट अवे ब्लॉकिंग द प्रपोजल, आपने स्ट्रेट अवे फर्स्ट स्टेज पे ही किसी प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करने के बजाय, वीटो को यूज करने के बजाय आपने पहले टेक्निकल होल्ड का यूज किया सो दैट यू कैन गेट 6 मंथ्स टाइम। उसके बाद से आपने 3 महीने का एक्सटेंशन लिया ताकि 9 मंथ्स तक वो मामला लैंग्विश होता रहे और इस बीच में आप कुछ ना कर सके। और बाद में आपने बोल दिया नो आई डू नॉट अग्री विद दिस प्रपोजल, और इस प्रपोजल को मैं सपोर्ट नहीं करता, आई विल यूज माई वीटो। इस तरीके से टेक्निकल होल्ड का फायदा चाइना ने टाइम एंड अगेन उठाया है और ये चीज बहुत ही नागवार गुजरी है इस बार। आगे देखें, दिस इज द स्ट्रैटेजी यूज्ड बाय चाइना टू किल प्रपोजल्स। Significantly, China has always used this route to protect Pak-based terrorist and terrorist grouping को protect करने के लिए चाइना ने इसी strategy का बार बार यूज किया है। आगे चलते हैं। All the members barring China were supportive of the proposal. Pakistan, which is sponsoring terrorism in accordance with this policy of 1,000 cuts to bleed India in an all-weather ally of the China. अगर देखा जाए इस प्रपोजल के फेवर में बाकी चारों मेंबर्स थे। यू टॉक अबाउट फ्रांस, आप यूएस के बारे में बात कीजिए, यूके के बारे में बात कीजिए, एवरीवन वाज रेडी, बट चाइना ने अपना टेक्निकल होल्ड का यूज करते हुए इस पूरे के पूरे प्रोसेस को डीरेल कर दिया। नाउ चाइना पाकिस्तान की अगर बात माने तो कहा जाता है चाइनीज लैंग्वेज में चाइना एंड पाकिस्तान आर आयरन ब्रदर्स। आयरन ब्रदर्स चाइनीज कोलोक्वियल लैंग्वेज में मतलब बहुत ही जिगरी दोस्त, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। नाउ एक तरफ जहां हमारे पास पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है। There is a possibility that there may be a two front war. हो सकता है कि हम लद्दाख जम्मू कश्मीर के रीजन में there is a possibility कि 2 फ्रंट वॉर हो। एक तरफ पाकिस्तान का अपना है ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स, यानी इसका मतलब यह है कि आपको यह नहीं पता, आप जानते हैं कि आप ऑपोजिशन से या इंडिया से स्ट्रेट अवे फाइट नहीं कर सकते, तो आप धीरे धीरे छोटे मोटे अटैक करेंगे और इंडिया को डिस्टेबलाइज करेंगे मल्टीपल तरीके से। इसी को हम बोलते हैं ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स। इसके बारे में जनरल विपिन रावत ने भी कहा दैट यस पाकिस्तान इज फॉलोइंग दिस फिलॉसफी, दिस प्रिंसिपल, ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स, यानी इंडिया को आप स्ट्रेट अवे अटैक नहीं कर सकते, तो इंडिया को छोटे छोटे अटैक्स करते हुए आप इंडिया को डिस्टेबलाइज करेंगे और इस तरीके से इंडिया को वीक करेंगे। एक तरफ जहां पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी है ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स, उसी तरफ चाइना की भी अपनी एक पॉलिसी है, चाइना की भी अपनी एक थ्योरी है। चाइना को जहां कहीं भी इलीगल ऑक्यूपेशन करते हुए देखेंगे वहां चाइना की एक पॉलिसी आती है, जैसे साउथ चाइना सी के बारे में है 9 डैश लाइन। उसी तरीके से जम्मू कश्मीर से लेके और अरुणाचल तक के एरिया को इलीगली ऑक्यूपाई करने के लिए चाइना का एक अलग सा प्रिंसिपल है, वो है 5 फिंगर थ्योरी। जहां पाकिस्तान की थ्योरी को हम बोलते हैं ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट, उसी तरीके से चाइना का भी अपना है चाइनाज सलामी स्लाइसिंग। सलामी स्लाइसिंग का मतलब क्या है? सलामी स्लाइसिंग का मतलब यह है कि आप एक झटके में किसी चीज को इलीगली ऑक्यूपाई नहीं करते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चाइना सबसे पहले अपनी बाउंड्रीज के आसपास, अगर देखा जाए तो चाइना इज द ओनली कम्युनिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके एस्टैब्लिशमेंट के बाद से इनकी बाउंड्रीज का एक्सपेंशन हुआ है। यानी चाइना इज इन अ हैबिट ऑफ इलीगली ऑक्यूपाइंग टेरिटरीज अराउंड इट्स नेबरहुड। सलामी स्लाइसिंग का मतलब क्या है? सलामी स्लाइसिंग का मतलब यह है कि चाइना किसी भी टेरिटरी को एक झटके में अक्वायर नहीं करता। What happens? First, they will come and go again and again. पहले वो किसी एरिया में आना जाना शुरू करेंगे, उसके बाद से छिटपुट घटनाएं होंगी, उसके बाद से एक स्टोरी क्रिएट की जाएगी, एक नैरेटिव क्रिएट किया जाएगा चाइना के द्वारा that this area belongs to us।
उसके बाद से ये मामला इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा और धीरे धीरे चाइना क्या करेगा, सलामी स्लाइसिंग यानी एक झटके में अटैक करने के बजाय स्लोली एंड स्टीडली यू विल कीप ऑन चॉपिंग द हेड्स ऑफ योर ऑपोजिशन और आप उस एरिया को पूरी तरीके से इलीगली ऑक्यूपाई कर लेंगे। ये पहली बार नहीं है। ताइवान के अगेंस्ट में आप अग्रेशन देख रहे हैं, हांगकांग में जो हुआ उसको भी आपने देखा, गालवान में जो हुआ, डोकलाम में जो हुआ और जो अभी तवांग में हुआ वो भी सलामी स्लाइसिंग का एक हिस्सा है। तो अगर देखा जाए तो ये आयरन ब्रदर्स, दो आयरन ब्रदर्स चाइना एंड पाकिस्तान दोनों की ये फिलॉसफी है। वन इज फॉलोइंग ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स एंड द अदर इज सेइंग सलामी स्लाइसिंग, यानी धीरे धीरे लाहे लाहे हौले हौले करते हुए अपने आसपास की टेरिटरी को कैप्चर कर लेना है। आगे चलते हैं। ना हु इज अब्दुल रऊफ अजहर, जिसके बारे में इस बार बात हो रही है। ये अब्दुल रऊफ अजहर ही इज डिप्टी कमांडर ऑफ जैश ए मोहम्मद और ये भाई है मौलाना मसूद अजहर का। इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही इंडिया के प्लेन हाईजैक में ताकि मसूद अजहर को इंडियन जेल से छुड़ाया जा सके। इतना ही नहीं, कंधार विमान हाईजैक के अलावा और भी बहुत से एक्टिविटीज में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। जैसे 2001 में इंडियन पार्लियामेंट के पीछे के ऊपर जो अटैक हुआ वो अटैक इस रऊफ अजहर नहीं कराया। उसके अलावा आप 2005 में अयोध्या में जो मेकशिफ्ट टेंपल था उसके पास एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें भी रऊफ अजहर का हाथ था। उसके अलावा आप देखेंगे 2016 में अटैक ऑन आईएफ स्टेशन इन पठानकोट एयरबेस पे अटैक हुआ 2016 में, इसमें भी मौलाना रऊफ अजहर का बहुत बड़ा हाथ रहा। 2016 का अटैक आप ये देख सकते हैं। नाउ अ वीडियो ऑफ अब्दुल रऊफ अजहर कॉम्प्लीमेंटिंग हिज कैडर्स फॉर एन अटैक ऑन पठानकोट, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मौलाना ये अब्दुल रऊफ अजहर अपने कॉमरेड्स को कॉम्प्लीमेंट देता है और ये वीडियो वायरल है, आप इसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। और इतने क्लिंचिंग एविडेंस के बाद इंडिया ने इसको एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए पूरे हथकंडे अपनाए, पूरे जोर किए, लगा लिए, सारे परमानेंट मेंबर्स का सपोर्ट भी लिया, बट इंडिया ने टेक्निकल होल्ड का हवाला देते हुए इस पूरे के पूरे प्रोसेस को डिरेल कर दिया। अब फाइनल स्टेटमेंट में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल ने एक बार भी पाकिस्तान के टेररिस्ट या पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट्स का एक बार भी नाम नहीं लिया है, जो क्लियर कट दिखाता है कि चाइना हैज अगेन प्लेड द डबल स्टैंडर्ड। नाउ अगर देखा जाए तो पिछले कई दिनों से इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है। Indian envoy to UN stated that the credibility of the UN sanction regime is at all-time low. ये बात पहले से भी उठ रही है और अब ये बात और भी जोर से उठने वाली है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज बिकम अ टूथलेस टाइगर। टूथलेस टाइगर का मतलब क्या है? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यूनाइटेड नेशन का गठन इस बात के लिए किया गया कि हम फिर से वर्ल्ड वॉर के जैसी विभीषिका को दोहराने नहीं देंगे। लेकिन ऐसा अगर आप इतिहास उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड में मैक्सिमम ह्यूमन राइट वॉयलेशन का अगर एलिगेशन किसी के ऊपर जाता है तो ये परमानेंट 5 मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके एंड यूएसए। अगर अफगानिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन है तो उसके पीछे यूनाइटेड स्टेट्स का अपना अनकैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है, वॉर ऑन टेरर। 20 सालों तक लड़ाई लड़ने के बाद से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ऐसा लगा दैट दे आर नॉट गोइंग टू विन दिस वॉर और इसके लिए वो किसी तरीके से बाहर जाना चाहते थे और उन्होंने और कुछ नहीं, तालिबान के साथ ही नेगोशिएशन करके अफगानिस्तान को जैसी हालत में था छोड़ के चले गए। और आज अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर का हाथ है। बहरहाल हम चाइना की तरफ आते हैं। फिर से बात उठती है कि क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। नाउ इट्स अ मैटर ऑफ शेम कि एक यूएनएससी के परमानेंट मेंबर के द्वारा इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्लाउट किया जा रहा है। चाइना ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के जितने भी पॉलिसीज हैं, कि जितने भी मैंडेट्स हैं, उन सबको फ्लाउट किया और साउथ चाइना सी को इलीगली ऑक्यूपाई किया। रशिया की अगर बात बोले तो रशिया यूक्रेन वॉर इज ऑन गोइंग। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वाकई में अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक और भी बात चल रही है, नेक्स्ट ईयर इंडिया इज गोइंग टू अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ G20। एक बात और उठ रही है कि क्या G20 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ऑल्टरनेटिव हो सकता है? इसके बारे में मैंने अपने करंट अफेयर्स में डिस्कशन किया है। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ऑल्टरनेटिव हो सकता है, और अगर हो सकता है तो क्या G20 इज द राइट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म?
क्या ये मोर रिप्रेजेंटेटिव है, क्या ये मोर डेमोक्रेटिक है? उसके अलावा इस वीटो पावर के अब्यूज को कैसे रोका जाए, कैसे अकाउंटेबिलिटी इन्फोर्स की जाए इन परमानेंट मेंबर्स के ऊपर। आगे चलते हैं। Pointed out that double standard and continuing politicization of the sanction committee were responsible for the ineffective performance of the UN sanctions regime. अगर यूनाइटेड नेशन एज अ बॉडी का सबसे ज्यादा अगर डिग्रेडेशन हुआ है तो इस वीटो पावर के चलते हुआ है और इसके अब्यूज के चलते हुआ है। इंडिया ने ऑलरेडी कहा है, इंडिया हैज राइटली डिमांडेड दैट द प्रैक्टिस ऑफ प्लेसिंग होल्ड्स एंड ब्लॉक्स ऑन लिस्टिंग रिक्वेस्ट विदाउट गिविंग एनी जस्टिफिकेशन मस्ट एंड। आपने सिर्फ ब्लॉक कर दिया, आपने होल्ड कर लिया एंड देन आपने इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कैंसिल कर दिया, किल कर दिया विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। बीइंग एन परमानेंट मेंबर, एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री होने के नाते आपका यह फर्ज बनता है कि आप इस बात का एक्सप्लेनेशन दें, जस्टिफिकेशन दें ऑन व्हाट ग्राउंड्स आपने एक टेररिस्ट आउटफिट को, एक टेररिस्ट को लीगल सैंक्शन और ग्लोबल सैंक्शन से बचा लिया है। अदरवाइज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में किसी का भरोसा नहीं रहेगा। तो दिस इज द टीम, आपसे फिर मिलेंगे और इस सेशन के बारे में आपको जैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। दिस वाज द स्टोरी ऑफ चाइना's डबल स्टैंडर्ड एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के बारे में, कॉफी क्लब के बारे में, यूनाइटेड फॉर कंसेंसस के बारे में मैंने अपने वीकेंड बैचेस में भी और रेगुलरली मैंने पढ़ाया है। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा मेरे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, और फिर से मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।